हेलो ऑल, क्लास 10 के चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का एक सब टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। बाकी के चैप्टर को हमने छोटी छोटी वीडियोस की एक प्लेलिस्ट फॉर्म में प्रिपेयर किया है ताकि इंडिविजुअल टॉपिक्स को आपके लिए समझना ईजी रहेगा। सो माई सेल्फ दीक्षा फ्रॉम न्यूक्लियन अकेडमी, चलते हैं अपनी प्लेलिस्ट की पहली वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सलाइन फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार ब्रीफ में मैं फिर से आपको याद दिला दूं, आपने हमारी पिछली वीडियो तो देखी ही होगी जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी प्रेजेंट है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहां से डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस स्टडी कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वेयर बाय अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर सिमिलर टू इट। प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स बाय प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं वो अपने जैसे इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। और हमने ये भी डिस्कस किया था पिछली वीडियो में कि ये लाइफ प्रोसेस एक पॉपुलेशन लेवल पर मानी जाती है। इंडिविजुअल लेवल पर इट माइट बी कि एक ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो उसकी लाइफ पर कोई भी थ्रेट नहीं आता, बट एट द पॉपुलेशन लेवल इफ मैक्सिमम ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन आर नॉट रिप्रोड्यूसिंग, इट वुड बी कंसिडर्ड अ थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट हम लोगों ने सिग्निफिकेंस के बारे में भी बात की थी। सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ कह सकते हैं, नहीं तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ पॉपुलेशन कह सकते हैं। ये इसका मेजर सिग्निफिकेंस है। तो ये था ब्रीफ जो कि हम पिछली वीडियो में एट लेंथ डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अब इस वीडियो के अंदर हमें मेजरली बात करनी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और वो भी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट्स और भी कैटेगरीज के होते हैं, पर हमारा डिस्कशन इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स से रिलेटेड है। ओके, नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू द एक्चुअल टॉपिक, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस व्हाट आर द जनरल फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो जनरल फीचर्स के अंदर अगर हम कंपैरिजन पॉइंट्स देखें, हमारी पिछली वीडियो में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऐसी तरीके से पॉइंट्स लिखे थे, तो कभी आपको कंपैरिजन अगर करना हो तो आप उन पॉइंट्स को लुक बैक कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा टू पेरेंट्स मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व्ड। मे और मे नॉट बी हमने क्यों लगाया है यहाँ पर? क्योंकि ऑल्दो हम ये देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, पर ये हमेशा नहीं होता। There are certain situations when two parents are not involved. Only one parent is involved. For example, in case of self-pollination. अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तो तब आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। Second point now, two types of gametes, that is male and female gametes, are formed during this reproduction, and ये इसका most important feature भी है। थर्ड पॉइंट, द ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। एसेक्सुअल के अंदर हमने ये पॉइंट उल्टा देखा था। ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल कॉपीज होते हैं अपने पेरेंट्स के, एक दूसरे के साथ में भी मैच करते हैं आपस में, बट इन केस ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हम वेराइटीज देखते हैं। ऑफस्प्रिंग्स भी डिफरेंट दिखाई देते हैं और वो आपस में एक दूसरे के जैसे भी नहीं होते। हम ये नहीं कहते कि अगर पेरेंट्स सेम हैं तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके बीच में क्या आइडेंटिकलनेस होनी चाहिए। नो, दे आर नॉट फाउंड टू बी आइडेंटिकल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द काइंड ऑफ डिविजन इन्वॉल्व्ड इज मियोसिस। ठीक है, मियोसिस इज यूज्ड फॉर गेमीट फॉर्मेशन। इसके पीछे मेजर रीजन क्या है वो जब हम क्रोमोसोमल रिस्टोरेशन की बात करेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में, तब आपको क्लियर हो जाएगा। सो जस्ट हैंग इन देयर। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दिस मेथड रिक्वायर्स मोर एनर्जी, ऑल्सो इट टेक्स लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये इसके काइंड ऑफ हम कह सकते हैं डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये प्रोसेस एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, तो एनर्जी भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है और इसको अकम्प्लिश होने में टाइम भी ज़्यादा लगता है। नाउ द ओनली सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट इट ब्रिंग्स वेरिएशन। सो यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट वेरिएशंस अराइज फास्टर। And since variations arise faster and accumulate faster, so this type of reproduction contributes more in evolution. Evolution
or I can also quote a word here in adaptation. Adaptation, evolution is a very small process, gradual process, which takes very long period of time. So adaptation simply means कि जो भी आसपास environmental factors हैं उसके लिए एक organism adapt करता है. It means it becomes adjusted to live in a changing environment. So बहुत लंबे टाइम तक ये changes accumulate होते रहते हैं और इन changes के accumulate होने के लिए सबसे important चीज़ क्या चाहिए? That is variation. So variations since are more and faster arising in sexual reproduction, hence they contribute more in evolution. Now once we have discussed all these features, now we can move forward to sexual reproduction in plants. Plants के केस में जो sexual organ होता है that is the flower. वेजिटेटिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं? इट इज द स्टेम, रूट एंड लीफ. अगेन मैं अपनी पिछली वीडियो को यहाँ पर कोट करूंगी, हमने वहां पर डिस्कस किया था. तो अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में. द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और द सेक्सुअल ऑर्गन in a plant is a flower. And before moving forward, I would also like to make one more thing clear. It is that कि flower को produce करने वाले जो plants होते हैं, the flowering plants, उनको एक कैटेगरी में रखा जाता है. It is usually studied during the 9th class. एंजियोस्पर्म्स. दिस इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट, किंगडम प्लांटी का ये एक फाइलम है जिसके अंदर ऑल द फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर ग्रुप. तो हम जब इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हैं और हम फ्लावर्स के थ्रू किस तरीके से रिप्रोडक्शन हो रहा है और ये डिस्कस कर रहे हैं, तो यानी कि हम एंजियोस्पर्म प्लांट्स की ही बात कर रहे हैं. इट शुड बी क्लियर टू यू. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द एलएस. एलएस का फुल फॉर्म होता है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर. We will be making the diagram of it now. So just see very carefully how so many labelings जो इस diagram के अंदर होने वाली हैं मैं उनको कैसे accommodate करने वाली हूँ. Usually I prefer कि आप इसी pattern में labelings कीजिए so that आप उसको अच्छे तरीके से अपने पेपर के ऊपर locate कर पाएं और वो बहुत ही messed up ना दिखाई दे. This is the central region, that is pistil. Then this is the male reproductive part. They are stamens. Now once you have done this, what you can do next is you can draw petals like this. Now once you have done this, now you can draw petals. I'm using a separate color to show that they could be of variety of colors. Brightly colored होते हैं ये part और ये हम यहाँ पर show कर रहे हैं इस तरीके से. Now once we have done with petals, तो हम sepals बनाएंगे यहाँ पर जो कि green color की leaves होती हैं found at the base of a flower. So this is a simple diagram that you can draw to show the LS of a flower. Now let's talk about the labelings. Sepals is a general term that is used for each of these appendages and जितनी भी appendages होते हैं they could be of various numbers. तो जब हम इस पूरे group की बात करते हैं यानी कि group of sepals की बात करते हैं they are called as calyx. Then ये जो हमने कलरफुल लीव्स बनाई हैं इनको हम बुलाते हैं पेटल्स. तो जब हम एक लीफ की एक अपेंडेज की बात करते हैं इट इज कॉल्ड एज अ पेटल एंड द ग्रुप ऑफ पेटल्स इज रेफर्ड टू एज कोरोला. नाउ लेट्स लेबल द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. This stalk-like structure is called as filament and at the end of it ये जो हमने structure बनाया है इसको हम बुलाते हैं anther. इन दोनों को हम commonly stamen या फिर androecium भी कह सकते हैं. तो stamen is the name of the male reproductive system of a flower and since हम male के लिए commonly ये prefix use करते हैं andro word कहीं पर भी आता है it's kind of a reference के हम कुछ भी तरीके से male gender के बारे में बात कर रहे हैं. तो stamen and androecium are the two different names for male reproductive system of a flower. Now let's talk about the female reproductive system जो कि हमने center में draw किया था. This uppermost disc-shaped structure is called as stigma. Then you can see that there is this long passage, tubular passage, इसको हम style बुलाते हैं. And उसके base पर ये जो swollen region है, it is called as ovary. The ovary may consist of various ovules inside it. One to many ovules may be present in an ovary. Now these three structures all together are called as carpel, or they are also called as pistil, and there is another name also which is gynoecium.
तो कार्पल, पिस्टल एंड गाइनोशियम दे ऑल रेफर टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. सो आई होप ऑल दीज लेबलिंग्स आर क्लियर टू यू एंड आप देख रहे होंगे कि बहुत ही नीट मैनर में हाउ आई हैव मैनेज्ड टू राइट ऑल द काइंड्स ऑफ इम्पॉर्टेंट लेबलिंग्स, जो कि 4 मेजर पार्ट्स हैं, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं एक फ्लावर के, इन वन और द अदर मैनर. ऑल दीज पार्ट्स प्ले अ रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इन सब के फंक्शंस के बारे में. ओके, सो आप देख रहे हैं दैट अगर आप इस तरीके से इन लेबलिंग्स को अरेंज करते हैं अपने पेपर के ऊपर, तो आप कहीं पर भी किसी तरीके की क्राउडिंग को अवॉइड कर पाएंगे. ओके, सो चलिए अब हम बात करते हैं इन अलग अलग पार्ट्स के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द सेपल्स. You see, sepals are the green colored leaves which are present at the base of the flower. The function of these particular parts are not exactly when the flower is in its mature state. इनका function होता है जब एक flower अपनी immature state में होता है, यानी कि bud stage में होता है. आपने कभी भी कोई भी बर्ड देखी होगी तो वो ग्रीन कलर की होती है. बर्ड्स आर नेवर फाउंड ऑफ वेराइटी ऑफ कलर्स एज फ्लावर्स डू. ये किस लिए है? क्योंकि जो बर्ड्स होती हैं दे आर ऑलवेज कवर्ड बाय द सेपल्स विच आर ऑलवेज ग्रीन इन कलर. तो यानी कि सेपल्स का फंक्शन हम क्या लिखेंगे? दे प्रोटेक्ट द फ्लावर ड्यूरिंग बड स्टेज. सेकेंड हमारा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है फ्लावर का, दैट इज द पेटल्स. तो पेटल्स आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने ड्रॉ करते वक्त भी कलरफुल पेन यूज किया है. इट इज जस्ट टू शो दैट इट इज द पेटल्स बिकॉज ऑफ विच द फ्लावर्स आर फाउंड टू बी ऑफ डिफरेंट कलर्स. Petals provide colors, petals provide scent, fragrance of any flower to them. और ये color और fragrance सिर्फ और सिर्फ किस लिए होता है? It is to attract the organisms, the living organisms towards them. अब आप कहोगे फ्लावर्स को अट्रैक्ट करने की क्या ज़रूरत है? एक्चुअली फ्लावर्स नीड लिविंग ऑर्गेनिजम्स या कुछ अदर एजेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, बट अगर वो कलर्स रखे हुए हैं तो इसका मतलब वो ऑर्गेनिजम्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं. एंड फॉर अ वेरी ऑब्वियस एंड सिंपल रीज़न, इट इज़ टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. प्लांट्स तो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते, बट उनको अपने गेमीट्स को ट्रांसफर करना पड़ता है. तो उन गेमीट्स के ट्रांसफर को एकम्प्लिश करने के लिए दे नीड टू हैव सर्टेन मैकेनिज्म्स बाय विच दे कैन यूज द मोबाइल ऑर्गेनिजम्स इन देयर सराउंडिंग. तो मोबाइल से मेरा मतलब क्या है? हु कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, आपने अगर कभी नोटिस किया हो किसी भी गार्डन में बैठकर, एक फ्लावरिंग सीजन जो हमारा स्प्रिंग सीजन होता है, आपको बहुत कॉमनली ये साइट, ये नज़ारा आपको देखने को मिल सकता है दैट द insects keep buzzing from one particular flower to another. So what are they doing at that time? The insects are not carrying out the pollination. Exactly, they are not doing it willingly. वो सिर्फ क्या कर रहे हैं? वो नेक्टर कलेक्ट कर रहे होते हैं. आपने ये भी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, आपको मालूम होगा. Along with this nectar collection, what they are also helping in is the process of pollination. सो पेटल्स इसी के लिए बने हैं, इसी के लिए एक फ्लावर में प्रेजेंट है, टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स टूवर्ड्स देम. अगर एक फ्लावर ब्राइटली कलर्ड है तो वो दूर से लोकेट हो सकता है. अगर एक फ्लावर के पास में फ्रेग्रेंस है तो इंसेक्ट्स उस फ्रेग्रेंस का पीछा करते करते उन तक पहुंच सकते हैं. एंड दैट इज व्हाट पेटल्स हैव. ओके, सो पेटल्स हैव कलर्स एंड फ्रेग्रेंस. सो फ्लावर्स हैव पेटल्स who have colors and fragrance to attract pollinator. Next अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड पार्ट के पास में, that is एंड्रोशियम. एंड्रोशियम के अभी हमने मार्क किए, there are two major parts, anther and filament. So देखिए फिलामेंट के बारे में मैं पहले ही एक चीज़ क्लियर कर दूं. The books do not mention any function as such, but yes हम इतना कह सकते हैं कि फिलामेंट्स की हेल्प से anthers are more accessible for pollination. Anthers are the site of production of pollen. एंड क्योंकि पॉलन्स को रिलीज करना होता है सराउंडिंग्स के अंदर, सो दे हैव टू बी एसेसिबल. वो एक्सपोज होने चाहिए अगर उन पॉलन्स को हमें बाहर भेजना है तो फॉर दैट मैटर यू सी दैट फिलामेंट्स आर एक्चुअली मेकिंग दीज एंथर्स मोर एक्सपोज्ड इन अ फ्लावर सो दैट द पॉलन्स व्हेन दे आर रिलीज्ड दे कैन मूव इनटू द आउटसाइड सराउंडिंग. सो फिलामेंट्स के केस में हम क्या लिख सकते हैं? दे मेक एंथर्स exposed enough for pollination. So next अब हम आगे मूव करते हैं गाइनोशियम पार्ट.
गाइनोशियम के अदर नेम्स पेस्टल एंड कार्पल हैं एंड इसके अंदर 3 सब पार्ट्स थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टिग्मा की। इट इज अ काइंड ऑफ अ रिसीविंग डिस्क जो पॉलन से एंथर को छोड़कर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। हु डू दे एक्चुअली अल्टीमेटली गेट टू? इट इज द रिसीविंग डिस्क, दैट इज द स्टिग्मा फॉर पॉलन। उसी के साथ स्टिग्मा का एक और भी रोल है, दैट इट रिकॉग्नाइजेस द राइट काइंड ऑफ पॉलन। राइट काइंड ऑफ पॉलन से हमारा मतलब क्या है कि जो पॉलन इस सेम तरीके के फ्लावर को बिलोंग करता होगा। लाइक अगर हम सनफ्लावर के पॉलन की बात कर रहे हैं तो वो सनफ्लावर के पॉलन के पास में ही पहुंचा होना चाहिए। तो एक स्टिग्मा जो सनफ्लावर के फ्लावर को बिलोंग करता है उसके पास में किसी भी तरीके के फ्लावर का पॉलन रिसीव हो सकता है, बट स्टिग्मा हैज द कैपेबिलिटी टू आइडेंटिफाई इट्स ओन टाइप ऑफ पॉलन। तो अगर एक पॉलन रिकॉग्नाइज होता है तभी वो आगे की डेवलपमेंट फॉलो कर सकता है, और उसको रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करता है? इट इज द स्टिग्मा। देन स्टाइल इज जस्ट अ पैसेज, नथिंग मोर नथिंग लेस। इट इज अ पैसेज विच कनेक्ट्स स्टिग्मा टू ओवरी। देन लास्ट में आ जाता है हमारा ओवरी पार्ट। जैसे एंथर्स आर द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पॉलन, ओवरी इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ओव्यूल्स। पॉलन्स हैं जिनके अंदर हमारे मेल गेमीट्स प्रेजेंट होंगे, ओव्यूल्स हैं जिनके अंदर हमारे फीमेल गेमीट्स प्रेजेंट होंगे। तो मैं यहाँ पर एक और भी चीज क्लियर कर दूं, पॉलन्स एंड ओव्यूल्स आर नॉट द मेल एंड फीमेल गेमीट्स। They are not the male and female gametes, rather they are the carriers of male and female gametes respectively. Okay? ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि pollen and ovules are the gametes. No, they are actually containing gametes. So इसलिए हम उनके लिए क्या टर्म यूज करते हैं? We use और we call them carriers. Carriers of gametes के लिए जो एक स्पेसिफिक टर्म यूज की जाती है बायोलॉजी के अंदर, उनको हम गैमेटोफाइट कहते हैं। ओके, सो मेल एंड फीमेल gametes आर कंटेन्ड इनसाइड द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो यानी कि मेल गैमेटोफाइट कौन हो जाएगा? यस, यू गेस्ड इट राइट। Male gametophyte will be a pollen and the female gametophyte will be the ovule. You should be clear of this. Okay,